हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब हमारे पैसों को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और इस चीज़ में हम हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट कैसे पा सकते हैं उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ भी लड़ाते हैं। और ऐसे में ही हो सकता है हम में से काफ़ी लोग अपने वाइफ के पैन पे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाने की कोशिश भी करते होंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअल में लीगल तरीका है क्या? इसके लिए कोई टैक्सेशन के प्रावधान है क्या? और समझो ऐसा कर रहे हैं और फिर इसमें कहीं पे हम फंस गए तो फिर क्या हमें नोटिस आ सकती है क्या? टैक्स बेनिफिट के लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग आइडियाज़ लड़ाते हैं और ऐसे में ही अपनी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कम लगे इसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट वाइफ के पैन के अगेंस्ट करके वहाँ पे भी अपना टैक्सेशन का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रूल इसके बारे में क्या कहता है, इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। समझो कोई अगर हस्बैंड है और उसकी वाइफ है जो हाउस वाइफ है, उसके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कोई है नहीं, तो ऐसे में उसको समझो उसका हस्बैंड कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है उसके सेविंग अकाउंट में और उसको आगे जाके इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये वाइफ के पैन में यानी इनकम टैक्स पोर्टल में आप लॉगिन करके देखोगे तो वो पैन के अगेंस्ट आपको हर ट्रांजैक्शन क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ऐसे में जो पहला तो सवाल यही उठ के आएगा कि वाइफ के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, और फिर डेफिनेटली वो ट्रेस आउट होते होते जाएगा हस्बैंड तक। और फिर जैसे टैक्सेशन के रूल बोलते हैं इसके लिए जो हस्बैंड है वही टैक्स के लिए लायबल है। फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो टैक्स भरना है वो इनकम टैक्स रूल के अनुसार हस्बैंड को ही भरना है। मतलब हस्बैंड वाइफ के पैन के अगेंस्ट किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और इसी को इनकम टैक्स रूल में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान बोला गया है। यानी इसमें जहाँ पे जो मेन इनकम सोर्स वाला पर्सन है वो अपने वाइफ या फिर चाइल्ड इनके पैन कार्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट मूव कर सकता है और फिर टैक्स के लिए जो भी लायबिलिटी है वो उसके खुद के पास ही रहती है। तो फिर क्या हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हस्बैंड जो भी खुद के लिए आईटीआर फाइल कर रहा है और उसमें से उसका जो भी इनकम है उसमें से जितना भी पैसा वो वाइफ को दे रहा है, फिर वो 1 करोड़ भी क्यों ना हो, लेकिन वाइफ अगर उसे घर खर्चे के लिए या फिर बाकी खर्चों के लिए यूज कर रही है तब तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वही पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो फिर वो यही क्लबिंग ऑफ इनकम रूल के अंडर हस्बैंड के लिए टैक्सेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, आप बोल सकते हो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि समझो कोई वाइफ अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो अगर समझो बहुत ही छोटी अमाउंट है, हस्बैंड का जो भी इनकम है उससे कंपेयर करते हुए वाइफ के पैन के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो काफ़ी छोटी अमाउंट है, तो इसको इनकम टैक्स की भाषा में टोकन अमाउंट बोला जाता है। तो फिर ऐसे टोकन अमाउंट के लिए हस्बैंड को टैक्सेशन के लिए लायबल नहीं बोला जाएगा। अगर कैसे वो समझते हैं, समझो हस्बैंड का जो इनकम है वो साल का 4 या 5 लाख का है और ऐसे में जो भी वाइफ के अकाउंट में जो सेविंग हो रही है और फिर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कुछ हज़ारों रुपए की ही है, तो फिर वो अमाउंट को एक टोकन अमाउंट बोला जाएगा। यानी देखो जो हस्बैंड है वो वाइफ को घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा तो ट्रांसफ़र करता ही है, मतलब समझो 10-20 हज़ार वो ट्रांसफ़र कर रहा है। और इंडियन वुमन की ये स्पेशलिटी भी है, वो घर खर्चों से कुछ ना कुछ सेव कर ही पाती है। तो ऐसे में अगर ये सेविंग से ही कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि हस्बैंड के टोटल इनकम से काफ़ी कम है, यानी हस्बैंड के 5 लाख के इनकम से कंपेयर करते हुए वो कुछ 5 या 10 हज़ार का ही है, तो फिर उसको टोकन अमाउंट कंसीडर करते हुए हस्बैंड पे कोई भी टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन समझो अगर ये 5 लाख का एनुअल इनकम रख रहा है लेकिन वाइफ के अकाउंट में 1 या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट दिख रही है, तब तो फिर यहाँ पे टोकन अमाउंट का ये जो पॉइंट है वो लागू नहीं होगा। लेकिन वैसे ही समझो हस्बैंड की इनकम 1 करोड़ की है लेकिन वाइफ के अकाउंट में अभी 1 लाख भी है, तो फिर भी वहाँ पे ये टोकन अमाउंट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जो हस्बैंड की इनकम है उससे काफ़ी छोटी अमाउंट अगर वाइफ के पैन के अगेंस्ट इन्वेस्ट हो रही है तो फिर उसको टोकन अमाउंट बोल के छोड़ दिया जा सकता है।
तो फिर ऐसे में अगर समझो किसी को उसके बावजूद भी वाइफ के पैन में सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो उसको कैसे किया जाए, क्या इसके लिए कोई वर्क अराउंड है क्या? तो एक वर्क अराउंड है जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो अभी जो भी हाउसवाइफ है वो छोटा मोटा घर में कुछ उद्योग करके पैसा कमाती ही रहती है। जैसे समझो किसी का ट्यूशन लेना हो या फिर कुछ सिलाई का काम हो या फिर कुछ अचार बनाना हो उसको बेचना हो, इस तरीके का छोटा मोटा जो घर का काम संभालते संभालते जो बिजनेस किया जा सकता है वो, तो फिर ये बिजनेस से आया हुआ इनकम उसके पैन के अगेंस्ट इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, जो वाइफ का पैन है उसके अगेंस्ट आपको ITR जरूर फाइल करना होगा और वो ITR 3 आपको फाइल करना होगा। और फिर ऐसे में वाइफ का बिजनेस का जो इनकम है वही वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे फिर किस तरीके से स्टेप उठाए जा सकते हैं, हस्बैंड को जो भी अमाउंट वाइफ के पैन के अगेंस्ट इन्वेस्ट करना है उसको वो वाइफ के सेविंग अकाउंट में ऑफलाइन डिपॉजिट कर सकता है और उसके बाद फिर उसको ITR 3 में बिजनेस का इनकम दिखाते हुए उसको इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। तो फिर यहाँ पे ऑफलाइन डिपॉजिट का एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने को भी लिमिटेशन हो जाएगा और जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो भी वाइफ के पैन के अगेंस्ट 100% मिल जाएगा। दोस्तों ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक वर्क अराउंड है, लेकिन इसको हम लूप होल बोल सकते हैं लेकिन किसी भी तरीके का इलीगल काम नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करके हमारे लिए टैक्सेशन का बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं। तो इसीलिए वाइफ अगर समझो हाउस वाइफ है तो फिर उसका पैन का ITR भरना काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया होगा। उसी के साथ देखो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझो हस्बैंड वाइफ को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है और उसके लिए ही ये टैक्स की लायबिलिटी हो जाती है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन समझो ये अमाउंट जो इन्वेस्ट हो रही है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट समझो फिर से वाइफ के इन्वेस्टमेंट में ही जा रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट की जो टैक्स लायबिलिटी है वो हस्बैंड पे फिर से नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी वाइफ के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के डिस्कशन से टैक्सेशन का फ़ायदा उठाते हुए हम हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट कैसे पा सकते हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो या फिर म्यूचुअल फंड कंसेप्ट हो या फिर मनी कंसेप्ट हो या फाइनेंस अपडेट हो, इनके रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।